दिल्ली से बरामद की गई 5600 करोड़ की कोकेन के मामले के तार कांग्रेस से जुड़ गए हैं। इस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल 2022 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। आरोपी की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लिखा हुआ है। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि आखिर कांग्रेस के इस व्यक्ति के ड्रग सिंडिकेट से क्या रिश्ते हैं। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिल्ली पुलिस ने बताया कि इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट में मास्टरमाइंड तुषार गोयल का नाम सामने आया है, जो 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में सीधे राहुल गांधी पर अटैक किया। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान तो मिल ही रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इतने बड़े ड्रग सिंडिकेट के खुलासे से तुषार गोयल के क्या संबंध हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि हमारे पास यूथ कांग्रेस के चेयरमैन पद के लिए तुषार गोयल का नियुक्ति पत्र भी है। इस नियुक्ति पत्र में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी जिक्र है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तुषार गोयल की हरियाणा के कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी फोटो है। बीजेपी ने पूछा कि लोगों को जानने का हक है कि तुषार गोयल का आपसे क्या संबंध है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि हमें कांग्रेस पार्टी और हुड्डा परिवार से जवाब चाहिए। 5600 करोड़ के कोकेन बरामदगी केस के तार दुबई से जुड़े हैं। इस मामले में दुबई के एक बड़े कारोबारी का नाम भी सामने आया, जो कोकेन का बड़ा सप्लायर है। एजेंसियों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि ड्रग की खरीद फरोख्त के लिए दुबई डी कंपनी का एक सेफ जोन है। स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक 560 किलोग्राम कोकेन की खेप के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने 40 किलोग्राम मैरियाना भी जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मैरियाना को फुकेट से फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया गया था। प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक 3 महीने पहले केंद्रीय एजेंसियों के जरिए उनके पास जानकारी आई थी कि एक बड़ा मॉड्यूल ड्रग की तस्करी कर रहा है, जो पूरे देश में फैला हुआ है। दिल्ली पुलिस 3 महीने से इस मामले में कड़ी मशक्कत कर रही है। कई इनपुट्स खंगाले जा रहे थे, कई लोगों की निगरानी हो रही थी। अब जाकर पुलिस की मेहनत रंग लाई और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों के मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। दिल्ली में इस मॉड्यूल का सरगना है तुषार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मॉड्यूल के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया तो पता चला कि महिपालपुर के एक गोदाम में कोकेन की खेप छिपा कर रखी गई है। ये जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने मंगलवार शाम महिपालपुर में जाल बिछाया, जिसके चलते बीती शाम दिल्ली पुलिस ने एक युवक को आइडेंटिफाई किया और उस पर नजर रखी जा रही थी और फिर उसे उस वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया जब वो ड्रग्स की खेप रिसीव कर रहा था। राघव चड्ढा से लेकर संजय सिंह तक सब ने कई तरह की बातें कही, कानून और कायदे बताए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अरविंद केजरीवाल ने रहने के लिए अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का बंगला झपट लिया। अब बारी मनीष सिसोदिया की है, जो मंत्री नहीं होने के बावजूद मंत्री वाले बंगले में लंबे अरसे से सपरिवार डटे हुए हैं। लेकिन आतिशी मार्लेना के सीएम बनने के बाद अब सिसोदिया का भी बंगला खाली करना पड़ेगा। वजह यह है कि जिस बंगले में सिसोदिया जमे हुए हैं वो आतिशी मार्लेना के नाम पर आवंटित है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के कहने पर आतिशी कभी अपने बंगले में रही नहीं। वो मंत्री होने के बावजूद अपने ही घर में रहती रहीं। ऐसे में केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के लिए भी मुफ्त में रहने के लिए एक बंगले का इंतजाम कर दिया। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल की नज़र पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को आवंटित बंगले पर टिकी है। वे चाहते हैं कि हरभजन सिंह अपना बंगला सिसोदिया के लिए खाली कर दें। हरभजन सिंह भी पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, मतलब कि आम आदमी पार्टी के ये दोनों नेता अपनी ही पार्टी के सांसदों का बंगला हड़प कर रहेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि केजरीवाल की नज़र पंजाब के सांसदों पर ही क्यों टेढ़ी है। इसके पहले केजरीवाल ने पंजाब से ही राज्यसभा की सांसद बनी स्वाति मालीवाल का इस्तीफा मांग लिया था। जब मालीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया तो विभव कुमार ने उनकी पिटाई कर दी। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हुए विरोध प्रदर्शन में पंजाब से पार्टी के राज्यसभा सांसद शामिल नहीं हुए। केजरीवाल इसी वजह से सांसदों से नाराज हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने लिए दिल्ली के किसी सांसद का बंगला नहीं लिया तो पंजाब के सांसद का। हरभजन सिंह से केजरीवाल की नाराजगी का एक दूसरा कारण राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी है। तब केजरीवाल के खिलाफ जाकर हरभजन सिंह ने राम मंदिर के पक्ष में बयान दिए थे। मनीष सिसोदिया इस समय मथुरा रोड स्थित जिस सरकारी बंगले में रह रहे हैं वो आतिशी के नाम पर आवंटित है। पहले ये घर सिसोदिया के नाम पर ही आवंटित था, जब वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे। शराब घोटाला मामले में जेल जाने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह मंत्री बनी आतिशी को बंगला आवंटित कर दिया गया था।
आतिशी ने कहा था कि सिसोदिया की पत्नी बीमार हैं और इसलिए वो चाहती हैं कि परिवार पहले की तरह इसी घर में रहें। आतिशी निजी आवास में ही रहीं। अब आतिशी के मुख्यमंत्री बन जाने की वजह से उनके नाम मुख्यमंत्री आवास आवंटित होगा और ऐसे में मथुरा रोड वाला आवास उनके नाम से हट जाएगा। नतीजतन मनीष सिसोदिया को यह बंगला खाली करना होगा। सूत्रों का कहना है कि सिसोदिया अपने परिवार के साथ हरभजन सिंह को मिले सरकारी आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह को राजेंद्र प्रसाद रोड पर आवास मिला हुआ है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इसे सिसोदिया को देने की पेशकश की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शुक्रवार को नए ठिकाने पर शिफ्ट होने वाले हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं। ये नई दिल्ली में फिरोजशाह रोड पर स्थित है। कांग्रेस के टिकट पर विनेश फोगाट जो कुछ कर रही हैं, उससे साफ है कि जब कोई खिलाड़ी करियर के ढलान पर पहुंचा तो कोई आरोप सरकार पर लगाए, खेल संगठनों पर लगाए और इस दौरान गिरगिट की तरह 1000 बार अपना रंग बदले और किसी पॉलिटिकल पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाए। यही वजह है कि कांग्रेस में जाते ही विनेश ने कह डाला कि प्रियंका वाड्रा ने उनकी काफी मदद की और इसी वजह से वे ओलंपिक में शामिल हो सकें। अब सवाल ये कि विनेश की प्रियंका वाड्रा ने मदद कैसे की? विनेश को ओलंपिक में भेजने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, टीम में उनका चयन हुआ, वे वहां जा पाई। ये बात अलग है कि वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। उसके बाद भी सरकार ने हरीश साल्वे को उनके मुकदमा लड़ने के लिए वहां भेजा। विनेश खुद ही मुकदमे से भाग गए क्योंकि उनके कांग्रेस में शामिल होने की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। चुनाव लड़ रही विनेश के एक के बाद एक वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस की तारीफ करने के चक्कर में वो अलग अलग दावे कर रही हैं और मोदी सरकार को लेकर विशुद्ध झूठ बोल रही हैं। पहले तो उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि अगर वे ओलंपिक में जाने का श्रेय अगर प्रियंका गांधी को दे दें तो गलत नहीं होगा। उन्होंने ये क्या सोचकर कहा और कैसे प्रियंका गांधी को श्रेय दिया जा सकता है ये तो नहीं पता, लेकिन लोग ये जानते हैं कि ओलंपिक तक विनेश को पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ओलंपिक के बाद खुद खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में बताया था कि सरकार ने विनेश पर 70,45,000 रुपए खर्च किए। उन्होंने कहा था कि विनेश को ट्रेनिंग के लिए विदेश भी भेजा गया था। क्या बिना इस समर्थन के विनेश का ओलंपिक में जाना संभव था? विनेश आज कांग्रेस ज्वाइन करके जिस प्रकार की राजनीति कर रही हैं, अगर मोदी सरकार को ऐसी पॉलिटिक्स करनी होती तो फिर वो क्यों एक ऐसी खिलाड़ी को बढ़ावा देते जो चुनावों से ठीक पहले उनके खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रही थी। मोदी सरकार ने राजनीति को किनारे रखकर विनेश के भीतर के खिलाड़ी को प्राथमिकता दी और उन्हें आगे बढ़ाया। इस झूठ की तरह विनेश का एक और झूठ सोशल मीडिया पर वायरल है। हाल ही में विनेश ने राजदीप सरदेसाई को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि भाजपा के किसी भी नेता ने उन्हें ओलंपिक के दौरान कॉल नहीं किया। वीडियो में उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे मोदी सरकार उन्हें ओलंपिक के दौरान सपोर्ट नहीं कर रही थी, उनके साथ अन्य खिलाड़ियों से अलग बर्ताव कर रही थी। इस दावे की एक वीडियो में उन्होंने खुद कहा था कि ओलंपिक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया था, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। विनेश के जब झूठ पकड़े गए, फजीहत ज्यादा हुई तो क्या किया जाता? कांग्रेस ने उनकी एक वीडियो बनाई। वीडियो में उन्होंने बताया कि ओलंपिक खेल के बाद प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उनके कमरे में कैमरास लगाए गए थे और उन्हें खुद अपने फोन से वीडियो नहीं बनाने दी जा रही थी, इसलिए उन्होंने बात करने से मना कर दिया। विनेश जहां अपने हर बयान के साथ पक्ष बदल रही हैं, वहीं उनकी पार्टी कांग्रेस इससे भी ज्यादा घिनौनी हरकतें करने में लगी थी। उन्होंने अपनी वीडियो के थंबनेल से मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए उसमें ऐसे दिखाया जैसे मोदी सरकार ने रात भर विनेश फोगाट के बेडरूम से लेकर हर जगह पर कैमरा फिट करवा दिए थे और वो विनेश की सारी रिकॉर्डिंग्स करना चाहते थे। जब सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे तो बड़ी चालाकी से उस थंबनेल को बदल दिया गया। हालांकि स्क्रीनशॉट वायरल होने के चलते ये घटिया हरकत छिप नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा के रिश्ते कैसे हैं, ये सब जानते हैं। इसी वजह से जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने इस बीच लोकसभा स्पीकर ने निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाले संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति में महुआ का नाम शामिल किया, टीएमसी बेचैन हो गई और ममता बनर्जी ने बिना वक्त गंवाए ओम बिरला को पत्र लिखकर इस समिति से महुआ मोइत्रा को किसी दूसरी समिति में भेजने की सिफारिश की। राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन भी आईटी पैनल से श्रम समिति जा चुकी हैं। तृणमूल के साकेत गोखले विपक्ष की रणनीति के तहत आईटी समिति में शामिल हो गए हैं। निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा को प्रतिद्वंदी माना जाता है। 2023 में दुबे ने मोइत्रा के खिलाफ रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए थे।
इसके बाद उन्हें 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। नाम न बताने की शर्त पर एक भाजपा नेता ने दावा किया कि महुआ मोइत्रा को हटाने का फैसला निशिकांत दुबे की जीत है, क्योंकि टीएमसी पैनल में अपने सदस्य को बदलने के लिए मजबूर है। स्पीकर ने अभी तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा की एक अधिसूचना में कहा गया कि समाजवादी पार्टी की नेता जया अमिताभ बच्चन को श्रम समिति में स्थानांतरित कर दिया गया है और साकेत गोखले को श्रम समिति से आईटी पैनल में शामिल किया गया है। वहीं टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने दावा किया कि ये कदम एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि साकेत संचार और प्रौद्योगिकी के सबसे सक्षम लोगों में से एक हैं। निशिकांत दुबे को अध्यक्ष बनाने से इसमें बदलाव की प्रेरणा मिली। हमने देखा कि निशिकांत दुबे को अध्यक्ष बनाया गया है तो हमें ये बदलाव करने पड़े। आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जेडीयू के संजय कुमार झा और भाजपा के धैर्यशील मोहन पाटिल को अलग अलग मामलों पर बनी स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया है। अगर ओम बिड़ला ममता बनर्जी की सिफारिश को मानते हुए महुआ मोइत्रा का तबादला किसी दूसरी समिति में करते हैं तो ठीक, नहीं तो एक बार फिर टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान मचना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल को लोग घुंघरू सेठ कहते हैं तो राहुल गांधी को पप्पू। हालांकि लोकसभा में राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि वो पप्पू हैं। ऐसे ही अखिलेश यादव ने जब बंगला खाली किया तब उसमें लगी टोटियां गायब पाई गई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें टोटी चोर कहा। केजरीवाल की तरह ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह टिकट ब्लैकिया के नाम से सोशल मीडिया पर पुकारे जाते हैं। अब तक ना तो राहुल गांधी ने कभी उन्हें पप्पू कहकर बुलाए जाने पर आपत्ति दर्ज नहीं की है और ना ही घुंघरू सेठ कहे जाने पर केजरीवाल ने। अखिलेश यादव ने भी टोटी चोर कहे जाने पर विरोध नहीं किया। टोटी चोर कहे जाने से बचने के लिए जब प्रियंका वाड्रा ने सरकारी आवास खाली किया तो उन्होंने सबको घूम घूम कर दिया कि सारी टोटियां सही सलामत हैं ताकि उन्हें कोई टोटी चोर न कह पाए। अब अरविंद केजरीवाल 52 करोड़ की लागत से बने शीश महल यानी सीएम हाउस को छोड़कर जाने वाले हैं। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि वहां लगे कीमती फर्नीचर, पर्दे, टोटियां, कालीन और यहां तक कि कमोड तक सब कुछ सही सलामत है या नहीं। जाहिर है अगर कुछ कमी पाई गई तो इसके आरोप भी केजरीवाल पर लगेंगे। लेकिन इस किस्म की सियासत ट्रोलिंग से संजय सिंह बेहद परेशान है और संजय सिंह की चाहते हैं कि उन पर सिनेमा टिकट ब्लैक के लगाए जाने वाले आरोपों की जांच कर ली जाए। राज्यसभा सांसद ने कहा कि भाजपा की नफरत फैलाने वाली फौज उन्हें गाली देने के लिए इस तरह की बात कहती है। संजय सिंह ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को भी ट्रोल किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के पास ये सब करने के लिए लंबी फौज है। असल में संजय सिंह से पूछा गया कि अक्सर उन्हें टिकट ब्लैकिया कहकर ट्रोल किया जाता है। सवाल के साथ पीएम मोदी की उस बात का भी जिक्र किया गया जब उन्होंने कहा था कि अब थिएटर में भी ब्लैक मार्केट वाला सुनने को नहीं मिलता, इसलिए नहीं कि अब संसद में चला गया। इस पर संजय सिंह ने कहा कि ये प्रधानमंत्री के कद गरिमा को छोटा करता है। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि भाजपा वालों के पास लंबी फौज है। कभी उन्हें अखिलेश यादव को टोटी चोर कहना है, कभी संजय सिंह को टिकट ब्लैकिया कहना है, कभी केजरीवाल को घुंघरू सेठ कहना है, कभी राहुल गांधी को पप्पू कहना है। एक आर्मी है नफरत फैलाने वाली। संजय सिंह ने कहा कि इसकी जांच कराओ। बीजेपी चाहती है मैं उनसे उलझूं। मैं कहता हूं कि आप गाली दो जिससे आपका असली चरित्र पता चले। इसकी जांच कराई जाए। वो चाहते हैं कि मैं उनसे उलझूं। संजय सिंह को अक्सर सोशल मीडिया पर उनके विरोधी टिकट ब्लैक करने वाला कहकर ट्रोल करते हैं। आमतौर पर चुनाव में पैसे देकर टिकट खरीदने और बेचने के कई किस्से सबने सुन रखे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सत्ता में आने के बाद पंजाब की हालत ही बदल गई है। कंगाली की कगार पर पहुंच चुके पंजाब में सीधे सीधे सरपंच और मुखिया के पद ही खरीदे बेचे जा रहे हैं। राज्य के कई गांवों में तो बोलियां 2 करोड़ के पार चली गई हैं। मतलब जो मुंह मांगी रकम चुकाएगा उसे सर्वसम्मति से सरपंच चुन लिया जाएगा। चुनावी खर्चे का ये हाल अगर सरपंच के चुनाव का है तो फिर सोचिए विधायक और सांसद के चुनाव में कितना अकूत धन खर्च किया जा रहा होगा। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खर्च सीमित करने की सलाह दी थी, लेकिन यहाँ तो खेल ही उल्टा हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी 23 जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन नीलामियों का ब्यौरा देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में दखल दिया है और सभी निर्वाचन अधिकारियों को अपने अपने जिलों से ऐसे मामलों की जानकारी देने के लिए कहा है। बता दें कि 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव में 133 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत वोटर राज्य की 13,237 ग्राम पंचायतों के लिए अपना वोट डालेंगे। गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक के गांव हरदोवाल कला में सरपंच पद के लिए 2 करोड़ की बोली लगाई गई। अभी तक इस पर फैसला नहीं आया है। गांव में आज भी बोली जारी रहेगी। बठिंडा जिले के गहरी बुट्टर गांव में बोली 60 लाख रुपए तक पहुंच गई और गिद्दड़बाहा के पास कोठी चिंदियावाली में 35,50,000 रुपए की बोली लगी है। यहाँ के लोगों ने गांव के गुरुद्वारे में बड़ा दान देने की योजना बनाई है। मुक्तसर जिले के वारिंग गांव में एक उम्मीदवार ने महिलाओं से हर वोट के लिए 1100 रुपए और एक सूट देने का वादा किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आते ही ऐसी खबरें ज्यादा आने लगी है। इन खबरों से पता चलता है कि मतदाताओं ने घरेलू सामान और शराब कितनी बड़ी मात्रा में स्वीकार की है। याचिकाकर्ता और वकील हरिचंद अरोड़ा ने इसे भ्रष्ट रिवाज बताया और राज्य के चुनाव आयुक्त से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। न्यूयॉर्क के करमजीत सिंह धालीवाल ने अपने पैतृक गांव मोगा जिले के सैदिके की पंचायत को 50 लाख रुपए देने का वादा किया है। अगर वहां चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो उन्होंने गांव के विकास और प्रगति के लिए गांव वालों को एकजुट करने का दावा किया है। लेकिन ये बोली युद्ध पंजाब में ग्रामीण शासन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कमजोर होने के बारे में चिंताएं पैदा करता है। लोकतांत्रिक ईमानदारी के साथ साथ पंचायत चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पारंपरिक और सोशल मीडिया ने सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों के सर्वसम्मति से चुनाव का खुलासा किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजकमल चौधरी ने मंगलवार को कहा कि उनका कार्यकाल इस प्रक्रिया के कानूनी और नैतिक पहलुओं की जांच करेगा। ये जांच लोकतांत्रिक परंपराओं के संदर्भ में की जाएगी। देश की सियासत में अजीबोगरीब बयान देने वाले और कई मौकों पर विचित्र हरकतें करने के लिए मशहूर राहुल गांधी एक बार फिर इन्हीं वजहों से चर्चा में हैं। जिस चीज के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने उसे खाया न हो, लेकिन शायद राहुल गांधी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। यही वजह है कि जब चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में राहुल गांधी के सामने गर्मा गर्म रस भरी जलेबी पेश की गई तो पहले वो चौंके और जब उसका स्वाद लिया तो उसके मुरीद हो गए और झट से राहुल गांधी ने ये वादा कर दिया कि वो इस जलेबी को पूरे भारत में फैलाएंगे। अब राहुल गांधी को कौन बताए कि जलेबी पहले से ही पूरे भारत में बनाई और खाई जाती है। विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का दौर जारी है। सभी सियासी दल रैलियां कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव के माहौल के बीच सोनीपत के गोहाना में पहुंचे थे। सोनीपत का गोहाना अपने क्षेत्र की जलेबियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब सोशल मीडिया पर जलेबी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी गोहाना की मशहूर जलेबी खाई और इसकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस जलेबी को हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में पहुंचना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को ये भी नहीं पता कि जिस जलेबी को भारत के लोग बड़े चाव से खाते हैं, वो जलेबी विदेश से ही भारत तक पहुंची है। भारत में कई तरह की जलेबी बनाई और खाई जाती है, लेकिन जलेबी भारत की अपनी मिठाई नहीं है। जैसे समोसा भारत में ही बनना शुरू हुआ था, वैसे जलेबी भारत में बननी शुरू नहीं हुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक जलेबी ईरान से भारत आई थी। जलेबी को अरबी में जलाबिया कहा जाता है। 10वीं सदी की पुस्तक किताब अल ताबीख में जलेबी का जिक्र मिलता है। धीरे धीरे जलेबिया भारत में जलेबी बन गई। इतिहासकारों के मुताबिक तुर्क आक्रमणकारियों के साथ ही जलेबी भारत आई थी। अब भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में भी जलेबी खूब पसंद की जाती है। सोनीपत खाना में राहुल गांधी ने जो जलेबी खाई वो काफी खास जलेबी है। जिस दुकान से राहुल ने जलेबी खाई वो दुकान साल 1958 में खोली गई थी। इस दुकान को अब परिवार की तीसरी पीढ़ी संभाल रही है। गोहाना की जलेबी शुद्ध देसी घी से बनाई जाती है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस जलेबी को खा चुके हैं। इसकी कीमत की बात की जाए तो ये 300 रुपए किलो तक में बिकती है।